शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएसआर प्रमोशन में। और आज हमारे साथ है वेटनरी डॉक्टर एस.के. यादव जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जानवरों के लिए आप सबसे अच्छा इलाज कैसे निर्धारित करते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले हर एनिमल का कंडीशन होता है कि किस बीमारी कंडीशन में आया हुआ है। अगर कुछ ऐसी इंटरनल डिजीज़ है तो सबसे पहले हमको डायग्नोस्टिक पे जाना पड़ता है। डायग्नोस्टिक में पहला स्टेप हम लेते हैं पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में सारा ब्लड प्रोफाइल कराते हैं, उसके बाद जैसी रिपोर्ट आती है वैसा निर्धारित करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि सीजनल बीमारियां होती हैं जो बार बार ऐसे केसेस आते रहते हैं, वो इन जनरल अपने आप डायग्नोस हो जाता है हाँ ये चीज़ चल रही है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। तो सबसे बड़ा जो बीमारी जानने का तरीका है वो डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में हम जाते हैं, उसके द्वारा हम करते हैं निर्धारित कि कौन सी बीमारी है। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है जो ट्रीटमेंट लेते हैं अपन। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जानवरों की देख रेख में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्या देखिए, जो बेसिक जानवरों की देख रेख में होता है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो निर्धारित होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, उनको करना चाहिए अपने को। फिजिशियन की सलाह से अपने को समय समय पे कौन सा मेडिकेशन करना है, कौन सा प्रिकॉशन लेना है, ये अपने को डायरेक्ट अपने वेटनरियन से जुड़े रहना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट खासकर जो पेट एनिमल्स के लिए कैनाइन और फेलाइन मतलब डॉग और कैट की बात करें तो सबसे बड़ा रोल जो इसमें होता है डिवर्मिंग, पटार कृमिनाशक जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसका एक प्रोटोकॉल होता है किस टाइम पे कब कितना देना है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपका है कि समय समय पर होना चाहिए। दूसरा आपका वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की बात करें, अगर कोई बीमारी आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए तो उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी बात करेंगे, खान पान का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, सही डिवर्मिंग करेंगे, समय समय पे वैक्सीनेशन कराएंगे तो आप समझिए कि आपका जो पेट है वो बहुत अच्छा चलेगा। रूटीन उसकी अगर अच्छी है तो बहुत अच्छा चलेगा, बीमारियां आने से रह जाएंगी। और दूसरा क्या, देख रेख में सीजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। विंटर केयर हो गई, समर केयर हो गया, रेनी सीजन में उस समय बहुत सारे फंगल ग्रोथ होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। अपने को बारिश के समय खासकर विशेष ध्यान ये रखना चाहिए, अपने पेट को भीगने से बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ड्राई में रखना चाहिए। बॉडी में जब मॉइस्चर नहीं रहेगा, एनिमल ड्राई रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा तो बहुत सारे ऐसे जो फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ आने के चांस होते हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे सेम अपने को सर्दियों में भी उसको सर्दी से बचाने के लिए कई वार्म प्लेस में रखना चाहिए। क्लोथिंग उसकी आजकल जो मॉडर्न अभी जैकेट्स आने लगे हैं डाक के, अगर जैकेट्स नहीं है घर के ही कुछ कपड़े से रैप करके उसको रखें, ये चीज़ें हो गई। बाकी जो मेन जो समर का होता है वो हीट स्ट्रोक का होता है। तो हीट स्ट्रोक को एनिमल से बचाने के लिए अपने को कोशिश ये करना है, खासकर दोपहर के समय जब ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट होता है उस समय बाहर अलाउ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो सीजन पे डिपेंड करती हैं, वैक्सीनेशन पे डिपेंड करती हैं, उसके डिवर्मिंग पे डिपेंड करती हैं। इतनी सारी बातें हैं जो विशेष रूप से रखनी चाहिए और समय समय पे अलग अलग जो उसका प्रोटोकॉल है उसको अपने को वेटनरियन से जुड़ के उससे बात करके उसको फॉलो करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जानवरों में ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे इंसान को भी बचाव रखना चाहिए? हाँ देखिए, सबसे पहले जो बहुत जाना पहचाना बीमारी है अपना ये रेबीज़ है। भारत में उसके इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। एंटी रेबीज़ बहुत सारा क्लिनिक्स पे लोग पेट को और स्ट्रे को भी लगवा रहे हैं और अलग अलग क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के द्वारा समय समय पे एंटी रेबीज़ कैंप भी लगाए जाते हैं, फ्री एंटी रेबीज़ कैंप। तो अभी तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो ह्यूमन को हार्म करती है वो रेबीज़ है। हार्म इस तरह करती है, रेबीज़ को लाइलाज डिजीज़ में माना जाता है। जिसको रेबीज़ अगर हो गया तो क्योरेबल नहीं होता है। तो रेबीज़ से अपने को बचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स खासकर पेट, और अगर हो सकता है अपने सराउंडिंग में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको अपने को एंटी रेबीज़ की डोज देना चाहिए टाइम टू टाइम। अच्छा, आपने रेबीज़ का नाम लिया। सर, ये ह्यूमन नेचर में कैसे फैलता है और हमें कैसे इसका बचाव रखना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा। ये जो खासकर जो नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल्स हैं, स्पेशली फेलाइन एंड कैलाइन, दोनों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो अपने को जो अनवैक्सीनेटेड डॉग हैं जिनमें रेबीज़ नहीं लगा है या कैट है, अगर अपने को बाइट करता है तो अपने को सबसे पहले तो हॉस्पिटल में जाके अपना पोस्ट बाइट शेड्यूल जो होता है 5 वैक्सीन्स का वो अपने को लगवाना चाहिए।
और दूसरी बात, अपने पेट में स्पेशली रेबीज टाइम टू टाइम लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, ह्यूमंस को हार्म कर सकती है। तो इसलिए इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है। तो अपने जितने भी पेट हैं, अपने सराउंडिंग के जो कैट और डॉग हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगे। और ये अपने को बाइटिंग हैबिट होती है एनिमल्स की, उससे अपने को बचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेंगे। सर जैसे अभी कोविड चल रहा है सर, इस वायरस का असर क्या जानवरों पर भी होता है? हाँ, अभी जो कोविड चल रहा है बेसिकली ये ह्यूमन का कोरोना है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की 2 फैमिली है, ह्यूमन की अलग है और वेटनरी की अलग है। लेकिन ये बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ में आता है क्योंकि इस वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन है। कहीं कोई भी वायरस किसी भी स्ट्रेन का कहीं भी मतलब वो अपना रूप बदल के और अलग अलग तरह से वो दिखाई दे रहा है। अभी ह्यूमन में भी कई सारे स्ट्रेन देखने को मिले। हालांकि ये जो वेटनरी कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन ऑलरेडी बहुत पहले से बनी हुई है। जो पेट्स हॉस्पिटल हैं और क्लिनिक्स हैं, ये ऑलरेडी 10 साल से कोरोना वायरस की वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं कैनाइन में। और ह्यूमन का तभी ये फर्स्ट टाइम अभी ज़्यादा कोविड-19 जो आया है 2019 में। तो मेरा मानना ये है दोनों फैमिली अलग अलग है, अल्फ़ा विरिडी, कोरोना विरिडी और बीटा। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये जूनोटिक डिजीज़ तो है, लेकिन अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसका एनिमल से कोई रिलेशन नहीं है। एनिमल्स की जो कोरोना फैमिली है वो अलग है। वो कोई न्यू ओनर है और वो डॉग को रियर कर रहा है तो उसका प्रॉपर शेड्यूल क्या होएगा? हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को अगर कोई डॉग अपन ले रहे हैं न्यू बॉर्न 45 दिन का, 50 दिन का, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मदर फीडिंग होती है कोलेस्ट्रम, बच्चे को बहुत जल्दी वीनिंग नहीं करना है, वहाँ से बच्चे को बहुत जल्दी अलग नहीं करना है। उसका भी एक आइडियल एज होता है, अपने को 1.5 से 2 महीना के बाद ही लेना है बच्चे को। कुछ लोग होते हैं महीने भर का ही बच्चा माँ से अलग कर देते हैं, तो जो माँ का कोलेस्ट्रम है बच्चे को नहीं मिल पाता है, बच्चे की काफ़ी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अपने को पहला ध्यान तो ये रखना है जब किसी भी ब्रीडर या कहीं से भी अडॉप्ट कर रहे हैं अपने डॉग को या परचेज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉग को 45 दिन या 50 दिन बाद ही उठाना है वहाँ से। उसके पहले कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि क्या उससे उसको हार्म होता है, बच्चे को माँ का दूध नहीं पाता है, उसकी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं बन पाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, जिसके यहाँ भी बच्चे हो रहे हैं, चाहे वो ब्रीडर है या कोई आम आदमी है, उसको सबसे पहले डिवर्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डिवर्मिंग का जो प्रोटोकॉल बच्चों का 15 दिन पे ही चालू हो जाता है। कृमिनाशक दवाइयाँ जो देते हैं अपन पैरासाइट के लिए, वो 15 डेज की एज पे एज पर बॉडी वेट, अगर सपोज डेट 1 kg का डॉग है तो आपको जो अभी रिसेंट में जो वेटनरी की ड्रग्स बनाई गई कैनाइन की 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बनाई गई हैं, तो सबसे पहले 15 दिन पे डिवर्मिंग करना है एज पर बॉडी वेट, और उसमें भी वेटनरियन से कंसल्ट करना चाहिए। वेटनरियन को दिखा के, डॉक्टर को दिखा के क्या बॉडी वेट है, कौन सी दवाई यूज़ करनी है। दूसरा उसका जो है एवरी 15 डेज का गैप रखते हैं अप टू 3 मंथ। जब तक आपका पपी 3 मंथ का नहीं हो जाता है तब तक हर 15 दिन पे आपको डिवर्मिंग की दवाई देना है। उसके बाद जब 3 मंथ का हो जाता है तो एवरी 1 मंथ अप टू 6 मंथ देते हैं। उसके बाद जब 6 मंथ का हो गया तो एज पर नीड 3 मंथ 4 मंथ जैसा लगेगा आपका वेटनरियन जैसे आपको बताएगा वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन देना है डिवर्मिंग का। दूसरा वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन का भी विशेष ध्यान रखना अपने को। तो उसमें जैसे डिस्टेम्पर और पार्वो 2 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कॉमन हैं जबलपुर शहर में या MP में कह लीजिए, ये दोनों बहुत कॉमन हैं। तीसरा एक होता है कैनल कफ। ये सारे वैक्सीन जो हैं डिस्टेम्पर और पार्वो के साथ भी बनाए गए हैं और सेपरेट भी बनाए गए हैं। तो अपने को पहले अपने वेटनरियन से ये करना चाहिए कि सर कौन सी वैक्सीन लगनी है किस टाइम पे, तो वो डिसाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली जो पपी DP बनाए गए हैं ये 22 से 45 दिन की एज पे बनाए गए हैं, पार्वो और डिस्टेम्पर के वैक्सीन्स, तो अपने को वो लगा लेना चाहिए। उसके बाद जब 55-56 डेज़ का आपका डॉग होता है तो उस समय 9-in-1 या 7-in-1 या 6-in-1 बहुत सारे वैक्सीन्स मार्केट में हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, वो लगना चाहिए। फिर उसका बूस्टर लगना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेबीज़ का होता है, एंटी रेबीज़, जिसकी चर्चा अभी अपन पहले भी कर किए, तो वो जो लगता है 3 मंथ की एज पे लगना चाहिए फर्स्ट। 3 मंथ के पहले उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। 3 मंथ पे फर्स्ट डोज लगाते हैं और 4th मंथ की एज पे आपका बूस्टर लगता है रेबीज़ का। तो ये आपके वैक्सीनेशन का हो गया। उसके बाद जब आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है फिर एनुअल अपन लगाते हैं, हर साल एवरी ईयर आप रिपीट करना रहता है आपको। ये वैक्सीनेशन की बात होगी। तीसरा फूडिंग का बहुत बड़ा विशेष महत्व है उसमें।
तो अपने को शुरू से ही कुछ इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सिरप फार्म में भी, टैबलेट फार्म में भी। मल्टीविटामिन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम सिरप इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ में इनके लिए सेरेलैक्स बनाए गए हैं, पपी के लिए सेरेलैक्स होते हैं जो कोलेस्ट्रम और DHA रिच होते हैं, और उसमें सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ पाया जाता है। तो इसको भी एज पर बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर वेटनरियन आपको डिसाइड करना चाहिए। और साथ में डाइट चार्ट जो भी प्रिपेयर करते हैं तो उसकी खुराक में अपने को ध्यान रखना है। यंग जो पेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अपने को बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, घर के खाने हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, किस एज पे क्या क्या दे सकते हैं, वो बेटर रहेगा। आप अपने वेटनरियन से बात करें और जैसा डाइट चार्ट बने उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये तीनों चीज़ बता दिया, बाकी सीजनल केयर जैसी भी रहेगी वो समय समय पे आपको चेंज करना रहेगा सारा कुछ। सर, जो डॉग्स होते हैं उनको प्लेन सरफेस में चलने में दिक्कत होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओनर्स हैं जिनके घर में टाइल्स वगैरह लगी है, तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस मतलब रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये बेसिकली आजकल घरों में अभी आजकल टाइल्स और स्लिपरी फ्लोर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। ऐसे में जो अपना कैनाइंस है, पेट एनिमल है, उसको प्रॉब्लम होती है। उसको अपने को कोशिश करना है जहाँ भी डॉग को अपन रख रहे हैं तो अपने को फ्लोरिंग के ऊपर ही अपने को कुछ मैटिंग कर देना है ऐसा जिसमें डॉग को कंफर्टेबल रहे, स्लिप ना करे। तो जनरली हमारा कहने का मतलब, अगर आपके घर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे रफ फर्श नहीं है या सिंपल फ्लोर नहीं है, आपको वहाँ पे कुछ मैटिंग करना है, मैट लगाना है ऐसा कि जिस पे डॉग को रखें और उसमें प्रॉब्लम ना आए। ऑस्टियो की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ऐसे स्लिपरी फर्शों के पे। ठीक है, थैंक यू। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे जवाब मिले हैं। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी। यहीं पे मैं अपना इंटरव्यू समाप्त करती हूँ। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, हमारा मैसेज ये है, जो पेट ओनर हैं कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा है कि नीम हकीम खतरे जान हर जगह हो गए हैं। तो जब भी आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है या कोई भी चिकित्सा संबंधी बात करनी है तो आपको अच्छी जगह जाके अच्छे बेड से बात करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए।